नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सीधे साउथ सेंट्रल रेलवे के एक बेहद दिलचस्प मेमोरेंडम के अंदर झांकने वाले हैं। ये मेमोरेंडम स्पॉट परचेज यानी मौके पर जाकर की जाने वाली खरीदारी की नीतियों और अधिकारियों की शक्तियों को पूरी तरह डीकोड करता है। सरकारी कामकाज में तेजी और नियमों के कड़े पालन का ये एक बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि रेलवे के इस विशाल तंत्र में ये तत्काल खरीदारी वाली व्यवस्था वास्तव में कैसे काम करती है। आज की इस चर्चा में हम मुख्य रूप से 4 चीजों पर ध्यान देंगे। स्पॉट परचेज आखिर है क्या? इसके अधिकार किसके पास हैं? खरीदारी की असल प्रक्रिया कैसे काम करती है? और अंत में भुगतान के क्या नियम हैं? तो सबसे पहले खंड 1 से शुरुआत करते हैं। आइए समझते हैं कि स्पॉट परचेज का मूल सिद्धांत क्या है। जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। सरकारी टेंडर पास होने की प्रक्रिया कितनी लंबी और जटिल होती है, ये किसी से छिपा नहीं है। कई बार महीनों लग जाते हैं। लेकिन सोचिए, ऑपरेशंस या सुरक्षा के लिए किसी उपकरण की तुरंत इसी वक्त जरूरत है। अगर टेंडर का इंतजार किया जाए तो भारी नुकसान हो सकता है। ऐसे समय में जब औपचारिक टेंडर प्रक्रिया बहुत धीमी साबित होती है, तब क्या किया जाए? यहीं पर स्पॉट परचेज की एंट्री होती है, जो इस व्यावहारिक समस्या का एकदम सीधा और तेज समाधान है। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो स्पॉट परचेज एक ऐसा तरीका है जहां किसी लंबे चौड़े औपचारिक टेंडर का इंतजार नहीं किया जाता, बल्कि नामित अधिकारियों का एक समूह सीधे सप्लायर की दुकान या कारखाने में पहुंच जाता है। वे वहीं मौके पर ही अलग अलग सप्लायर से ऑफर लेते हैं और तुरंत खरीदारी का निर्णय कर लेते हैं। यह पूरी तरह से ऑन द स्पॉट यानी मौके पर होने वाली कार्रवाई है। इसका सीधा सा मकसद लाल फीताशाही को कम करना है, ताकि जरूरी सामान बिना किसी देरी के मिल सके। लेकिन ठहरिए, ये कोई रोजमर्रा की खरीदारी का तरीका नहीं है। इस विशेष शक्ति का उपयोग करने के लिए कुछ बेहद सख्त शर्तें तय की गई हैं। ये केवल और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि जब सुरक्षा के लिए सामान तुरंत चाहिए हो या जब रोजमर्रा की नकद खरीद सीमा कम पड़ रही हो। एक बड़ा ही दिलचस्प पहलू यह है कि यह तरीका फर्नीचर या लिनन जैसी चीजों के लिए बहुत काम आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकारी खुद जाकर उस फर्नीचर की फिनिश और क्वालिटी को अपने हाथों से छूकर देख सकते हैं। कागज पर लिखी स्पेसिफिकेशन ये नहीं बता सकती कि कुर्सी कितनी आरामदायक है ना? हालांकि एक नियम बिल्कुल साफ है। जिन सामानों की विस्तृत स्पेसिफिकेशन पहले से तय है और जिन्हें केवल अप्रूव्ड सोर्स से ही लेना है, उनके लिए इस स्पॉट परचेज तरीके का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अब आते हैं दूसरे खंड पर, अधिकारों का प्रत्यायोजन या डेलीगेशन ऑफ पावर्स। आइए देखते हैं कि इस तत्काल खरीदारी को हरी झंडी दिखाने की शक्ति पदानुक्रम में किसके पास है। इस मेमोरेंडम में एक पूरी प्रॉपर स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। स्पॉट परचेज कमेटी बनाना कोई मामूली बात नहीं है। रेलवे ने हर एक स्तर पर बहुत ही सख्त जवाबदेही तय कर रखी है। ये स्पष्ट रूप से परिभाषित है कि कब और किस स्तर का अधिकारी इस विशेष खरीदारी को मंजूरी दे सकता है। इस नौकरशाही ढांचे को अगर डिकोड किया जाए तो यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूल ऑफ 3 यानी 3 का नियम काम करता है। इस स्पॉट परचेज कमेटी में हमेशा 3 अलग अलग विभागों के अधिकारी होंगे ही होंगे। पहला, उस विभाग से जिसे वास्तव में सामान चाहिए यानी कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट। दूसरा, अकाउंट्स या वित्त विभाग से, जो एक एक पैसे का हिसाब रखेगा। और तीसरा, स्टोर्स विभाग से, जो इस पूरी कमेटी का कन्वीनर या संयोजक होगा। ये त्रिकोणीय व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि कोई एक विभाग अपनी मनमानी ना कर सके। आवश्यकता, बजट और नियम तीनों का सही संतुलन बना रहे। अब शक्तियों के बंटवारे की बात करते हैं। खर्च करने की ये पावर खरीदारी की रकम के हिसाब से बदलती है। अगर खरीदारी 5 से 10 लाख रुपए तक की है तो डिविजनल रेलवे मैनेजर यानी डीआरएम इसके लिए सक्षम प्राधिकारी हैं। लेकिन जैसे ही ये रकम 10 लाख का आंकड़ा पार करके 20 लाख तक पहुंचती है या उससे भी ऊपर जाती है, तो ये बड़ी शक्ति और जिम्मेदारी सीधे जनरल मैनेजर यानी जीएम के पास चली जाती है। ये बजट को कंट्रोल करने का एक बेहद सख्त तरीका है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि जब भी बड़ी रकम खर्च हो रही हो तो उस पर हमेशा उच्च स्तर की सीधी नजर रहे। बढ़ते हैं तीसरे खंड की ओर, खरीदारी की प्रक्रिया। देखते हैं कि कमेटी वास्तव में ये खरीदारी ग्राउंड लेवल पर कैसे करती है। सरकारी प्रक्रियाओं को समझना अक्सर थोड़ा उबाऊ लग सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया 3 बहुत ही स्पष्ट स्टेप्स में काम करती है। सबसे पहले कमेटी एक विस्तृत मार्केट सर्वे करती है, जिसमें सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी जीईएम भी शामिल होता है। उसके बाद तय मानकों के आधार पर अलग अलग विक्रेताओं से कोटेशन लिए जाते हैं और अंत में पूरी कार्यवाही को कागज पर उतारा जाता है।
इस डॉक्यूमेंटेशन में 9 अलग-अलग पहलू शामिल होते हैं, जैसे सामान का विवरण, सुझाई गई दरें और डिलीवरी की शर्तें क्या होंगी। ये साफ करता है कि ऑन द स्पॉट का मतलब नियमों को ताक पर रखना बिल्कुल नहीं है, बल्कि पूरी पारदर्शिता के साथ काम करना है। इस प्रक्रिया की एक और खास बात यह है कि कमेटी जो भी फैसला लेती है वो अंतिम होता है। उसके लिए किसी और बड़े अधिकारी की मोहर की जरूरत नहीं होती, जिससे काम में गजब की तेजी आती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बढ़िया सेफ्टी नेट भी है। अगर कमेटी के किसी सदस्य को फैसले पर कोई आपत्ति है तो उस मामले को सीधे उस अधिकारी के पास भेजा जाएगा जिसने उस सदस्य को कमेटी में रखा था। ये असहमति दर्ज करने का एक बेहद पारदर्शी तंत्र है जो सुनिश्चित करता है कि कोई भी फैसला किसी दबाव में न लिया जाए। अब जरा इस नंबर 45 पर ध्यान दें। ये बहुत ही क्रूशियल है। मेमोरेंडम का सख्त निर्देश है कि कमेटी बनने के ठीक 45 दिनों के भीतर पूरी खरीद प्रक्रिया खत्म हो जानी चाहिए। अगर 45 दिनों में काम पूरा नहीं हुआ तो पूरी मंजूरी की प्रक्रिया शून्य से दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। ये डेडलाइन इसलिए है ताकि जिस इमरजेंसी के नाम पर यह प्रक्रिया शुरू हुई थी वो कहीं सरकारी फाइलों में ही ना दबकर रह जाए। आखिरी और चौथा खंड, भुगतान और समय सीमा। खरीदारी तो हो गई, अब देखते हैं कि पैसों के लेन देन के क्या नियम हैं। इतने बड़े सरकारी खर्चों में वित्तीय अनुशासन कैसे बना रहता है, इसके लिए भुगतान का मानक तरीका एकदम स्पष्ट और सुरक्षित रखा गया है। सप्लायर को अकाउंट्स ऑफिसर द्वारा चेक या पे ऑर्डर ही दिया जाएगा, और वो भी एक प्रोफार्मा इनवॉइस मिलने के बाद। दूसरी तरफ नकद भुगतान यानी कैश पेमेंट से सख्ती से बचने को कहा गया है। कैश तभी दिया जा सकता है जब वो पहले से स्वीकृत कैश इम्प्रेस्ट के जरिए हो। ये सब इसलिए ताकि हर एक रुपए का पक्का हिसाब रहे और भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश ही न बचे। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या ये सख्त और नियमों से बंधा हुआ ढांचा सरकारी जवाबदेही और ऑपरेशंस के लिए जरूरी तेजी के बीच एक सही संतुलन बना पाता है? क्या ये 45 दिन की सख्त समय सीमा और 3 अधिकारियों की कमेटी वास्तव में भ्रष्टाचार को रोकते हुए काम को समय पर पूरा करने में सफल हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हम जल्दी मिलेंगे एक और ऐसे ही ज्ञानवर्धक विश्लेषण के साथ।